बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्हें एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, क्या किसी इश्तिहारी शख्स के साथ कानूनी तौर पर किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? इस मौजू के हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है, ये आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने एक अहम मामले पर मुखालफिन को बड़ा तगड़ा किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हमला केस में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में सुरखरू हुए हैं, लेकिन अदालत की जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया है, आज का ये फ़ैसला बहुत सारे वफाकी वज़रा के लिए बुरी खबर भी लेकर आया है। तीनों खबरों के हवाले से तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एहतसाब अदालतों के हवाले से बड़ी दिलचस्प किस्म की मालूमात मैं आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एहतसाब अदालत जो करोड़ों अरबों और खरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात की समाअत करते हैं, फ़ैसले करते हैं, रियासत पाकिस्तान की जानिब से एहतसाब अदालत के जज को कितनी तनख्वाह दी जाती है, कितने अलाउंसेस दिए जाते हैं और कितनी मराद जो है वो एहतसाब अदालत के जज को मैसर होती हैं, इस हवाले से तमाम मालूमात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और जो नई 120 अदालतें कायम की जानी हैं, इन अदालतों के हवाले से कितने अखराजात रियासत पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेंगे, ये मालूमात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप नाज़रीन को ये बताऊंगा कि एहतसाब अदालत का जो जज 21 ग्रेड का जुडिशल ऑफिसर होता है, उसकी जो बेसिक तनख्वाह होती है वो 1,46,720 रुपये होती है। लेकिन मजमूई तौर पर रियासत पाकिस्तान एहतसाब अदालत के जज को 4,15,894 रुपये माहाना तनख्वाह अदा करती है। 1,46,720 से ऊपर जितनी भी अमाउंट है वो मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में एहतसाब अदालत के जज को अदा की जाती है, जिनमें जो पहला अलाउंस है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट का अलाउंस है, जिसमें 1,350 रुपये एहतसाब अदालत के जज को दिए जाते हैं। हाउस रेंट के मद में 17,449 रुपये फराहम किए जाते हैं और मेडिकल अलाउंस की मद में 4,853 रुपये एहतसाब अदालत के जज को रियासत पाकिस्तान अदा करती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की मद में 700 रुपये, ऑर्डरली अलाउंस की मद में 14,000 रुपये और डेपुटेशन अलाउंस की मद में 12,000 रुपये एहतसाब अदालत के जज को दिए जाते हैं। इसी तरह से बिजली अलाउंस की मद में 8,000 रुपये और जुडिशल अलाउंस जो है वो 21,000 रुपये अदा किया जाता है। लेकिन सिर्फ जुडिशल अलाउंस नहीं, स्पेशल जुडिशल अलाउंस भी एहतसाब अदालत के जज को दिया जाता है और जो स्पेशल जुडिशल अलाउंस है वो 1,50,080 रुपये है। इसी तरह से एडॉक अलाउंस 2017 भी अदा किया जाता है, जिसमें 14,672 रुपये की रकम है और एडॉक अलाउंस 2018 की मद में 14,672 रुपये मज़ीद अदा किए जाते हैं। और इसी तरह से मोबाइल सहूलत की मद में 4,000 रुपये दिए जाते हैं और एडॉक अलाउंस 2019 की मद में 6,378 रुपये अदा किए जाते हैं। तो इस तरह से 4,15,894 रुपये एहतसाब अदालत के जज को करप्शन केसेस पर फैसला करने के लिए रियासत पाकिस्तान अदा करती है। जो रजिस्ट्रार होता है एहतसाब अदालत का 17-18 ग्रेड का ये ऑफिसर होता है। बेसिक तनख्वाह इसकी 76,370 रुपये होती है, लेकिन मजमूई तौर पर तमाम अलाउंसेस वगैरह शामिल करके 1,12,000 रुपये रियासत पाकिस्तान एहतसाब अदालत के जज को फराहम करती है। एहतसाब अदालत में कितना स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इस हवाले से जो वजारत कानून का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, एक एहतसाब अदालत में 15 लोगों का स्टाफ जो है वो दरकार होता है, जिसमें एक एहतसाब अदालत के जज खुद होते हैं, रजिस्ट्रार शामिल होता है, एक APS BS 16 ग्रेड का ऑफिसर होता है, स्टेनोटाइपिस्ट होता है, रीडर शामिल होता है, दो UDC जो है वो एहतसाब अदालत को मैसर होते हैं, 2 LDC जो है वो एहतसाब अदालत को मैसर होते हैं, जबकि एक ड्राइवर, एक कासिद और 2 नायब कासिद जो है वो रियासत पाकिस्तान की जानिब से एहतसाब अदालत को फराहम किए जाते हैं। इसी तरह से चौकीदार फराहम किया जाता है, स्वीपर फराहम किया जाता है। तो मजमूई तौर पर एक एहतसाब अदालत जो कायम की जाती है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करप्शन के मुकदमात को सुनने के लिए 15 लोगों का स्टाफ जो है वो एक एहतसाब अदालत में रिक्वायर्ड होता है। लेकिन नाज़रीन, जो 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जा रही हैं, इस हवाले से मैं आप नाज़रीन को बता देता हूँ कि मजमूई तौर पर जो 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएंगी, इसके जो सालाना अखराजात हुकूमत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर बर्दाश्त करना पड़ेंगे, तनख्वाहों की मद में, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में और जो बिल्डिंग्स हासिल की जाएंगी उनके रेंट्स की मद में 2,86,54,80,000 रुपये रियासत पाकिस्तान सालाना जो है बर्दाश्त करेगी। इसमें जो तनख्वाहों के अखराजात हैं वो तकरीबन 2,20 करोड़ के अखराजात होंगे और उसके साथ साथ जो अलाउंसेस होंगे वो 70 करोड़ 56 लाख रुपए होंगे
और रेगुलर जो अलाउंसेस होंगे वो 65 करोड़ 16 लाख रुपए होंगे। इसी तरह से हाउस रेंट की मद में 8 करोड़ 32 लाख 80 हज़ार से ज़्यादा की रकम अदा की जाएगी। कन्वेंस अलाउंस की मद में वो 5 करोड़ 18 लाख 40 हज़ार रुपये अदा किए जाएंगे। और भी इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो अमाउंट बनती है एहतसाब अदालतों के नई 120 अदालतों के क़याम के हवाले से वो 2 अरब और 86 करोड़ रुपए बनती है। और जो पहले से 25 अदालतें कायम कर रही हैं उनके अखराजात इससे अलग हैं। ये वजारत कानून की जानिब से जमा कराया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। ये तफसीलात उसी हवाले से मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा था। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं, तो बहुत सारे वकला आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उनसे आज एक सवाल पूछा गया कि ये जो नून लीग के लोगों की जानिब से, अपोजिशन के लोगों की जानिब से आजकल ये बात की जा रही है कि जो मुल्की हालात बन चुके हैं, सियासी हालात को देखते हुए डायलॉग होना चाहिए इदारों के दरमियान। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी एक एक्सक्लूसिव खबर जो है वो रोज़नामा जंग में शाये की गई थी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया कि मौजूदा सियासी हालात के तनाज़र में मौजूदा सियासी हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये मुज़ाकरात इमरान खान के साथ नहीं होंगे बल्कि ये इमरान खान को लाने वालों के साथ हो सकते हैं। और ये भी कहा गया है शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाक फ़ौज के सरबराह के साथ तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज हमने वकला से एक सवाल पूछा कि एक ऐसा शख्स जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, क्या ऐसे शख्स के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं? 2 किस्म के वकला ने हमें 2 मुख्तलिफ़ किस्म की राय दी है। पहले वकला की जानिब से कहा गया कि जिस शख्स को अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दे दिया जाता है उसके साथ कानूनी तौर पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बल्कि ये कहा गया वकला की जानिब से कि अगर ऐसा शख्स किसी शख्स को मिल जाता है, उसकी मुलाकात हो जाती है, या कोई आम शहरी भी हो, उसे पता चल जाता है कि ये फ़लाँ शख्स है और फ़लाँ अदालत की जानिब से इसे इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो उस शहरी की ज़िम्मेदारी है कि उस शख्स को गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले करे, या कम अज़ कम उसके हवाले से जो मुतलका थाना है वहाँ पर इतला दे दे कि फ़लाँ इश्तिहारी शख्स फ़लानी जगह पर मौजूद है और फ़लाँ अदालत को ये शख्स मतलूब है। तो शहरी की तो बुनियादी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि अगर कोई इश्तिहारी के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, तो हर शहरी की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उस इश्तिहारी को गिरफ़्तार कराए और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इतला दी जाए, ताकि उसकी गिरफ़्तारी को यकीनी बनाकर मुतलका अदालत में उसे सरेंडर किया जा सके, पेश किया जा सके। लेकिन कुछ वकला की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो कहते हैं कि वो इल्ज़ामात देते हैं कि धांधली जो कराई गई है 2018 के इलेक्शन में, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है बराह रास्त इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो ये कहते हैं कि अदलिया की जानिब से उन्हें जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो इंसाफ़ नहीं किया गया, सियासी किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं। अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ नवाज शरीफ के मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो इस सूरत में भी जनरल बाजवा साहब के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं होगा कि जो अदालती केसेस नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं उसमें बाजवा साहब किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नवाज शरीफ को दे सकें। उन वकला का ये कहना था कि मुल्क की सियासी हालात की संगीनी को देखते हुए मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन लीगली नवाज शरीफ को इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उन वकला का ये कहना था कि नवाज शरीफ को चाहे उनके जितने भी एतराज़ात हों, जितनी भी शिकायत हों एहतसाब अदालत के फ़ैसलों के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रवैयों के हवाले से, लेकिन उन्हें रिलीफ लेने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को मासूम साबित करने के लिए उन्हीं अदालतों के सामने पेश होना होगा, अपना मौक़िफ़ देना होगा। और अगर अदालत कंसीडर करेगी तो वहीं से ही नवाज शरीफ को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा चाहे जितने भी मुज़ाकरात होते रहें, चाहे इश्तिहारी होने की कदगन मौजूद क्यों ना हो, कोई भी रियासत पाकिस्तान का इदारा, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, नवाज शरीफ को अदलिया से मावराए किसी किस्म का रिलीफ जो है इन केसेस में नहीं मिल सकता। तो ये तो आज बात वकला की जानिब से कह दी गई है कि मुज़ाकरात अगर हो भी जाएँ, पहले तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते कानूनी तौर पर, अगर मुज़ाकरात कर भी लिए जाएँ तो नवाज शरीफ के लिए अगर कोई रिलीफ का रास्ता है तो वो अदालतें ही हैं जिन पर नवाज शरीफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जो खबर है कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो मुखालफिन हैं उन्हें बड़े अहम मामले पर बड़ा तगड़ा किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से एक सियासी पार्टी ताल्लुक़ रखती है, उनके रहनुमाओं की जानिब से मैं किसी का नाम लेकर उन्हें गद्दार नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसी की भी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है, जो लगाव है, उस पर शक नहीं किया जा सकता, और मैं तो ख़ास तौर पर नहीं करता, बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन
ایک سیاسی جماعت کے لیڈروں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو بارڈر بنا دیا گیا ہے پاکستان اور افغانستان کا، ہم اس بارڈر کو نہیں مانتے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا رہا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعت کی طرف میرا اشارہ ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بارڈر نہیں ہونا چاہیے اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ افغانستان کا مکمل طور پر حصہ ہے۔ کل آرمی چیف جو ہے پشاور دھماکے کے جو زخمی تھے ان کی عیادت کے لیے پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جو ایک بیان دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد پر باڑ امن کی خاطر لگائی گئی ہے اور یہ باڑ امن کی باڑ ہے۔ بارڈر فینس جو لگائی گئی ہے دہشت گردوں کو اور غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے، لگائی گئی ہے، اور ہمارے دل پہلے بھی افغان عوام کے ساتھ دھڑکتے تھے، اب بھی جو افغان کی عوام ہے ان کے ساتھ پاکستان کے دل دھڑکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کا افغانستان کی عوام کے ساتھ گہرا جو ہے وہ تعلق ہے اور یہ دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو باجوہ صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو فینسنگ جو بارڈر پر کی گئی ہے یہ صرف سیکیورٹی کے پیش نظر کی گئی ہے، جو غیر قانونی نقل و حرکت دہشت گردوں کی جانب سے کی جاتی ہے افغانستان کے راستے سے، اسے روکنے کے لیے، ملک میں امن کو یقینی بنانے کے لیے یہ فینسنگ کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے بڑا تگڑا قسم کا جواب ان لوگوں کی جانب سے دیا گیا جو اس بارڈ فینسنگ کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ آج جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے کہ ان کی بریت کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جو سماعت کی گئی ہے وہ راجہ جواد عباس کی عدالت میں کی گئی ہے، اور بابر اعوان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ لیکن آج کا جو فیصلہ ہے، جو بری خبر لے کے آیا ہے، وہ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کے لیے، اسد عمر کے لیے، پرویز خٹک کے لیے، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، سابق کہنا ہے نہیں کہنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جہانگیر ترین صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر ہیں شوکت یوسفزئی، علیم خان ہیں، صوبائی وزیر ہیں شفقت محمود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور دیگر ملزمان پر 12 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے جو ایک ایکیوز تھے مبشر علی، انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا، اور عوامی تحریک کے وکیل کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ اس مقدمے میں جو دیگر فریقین ہیں، جو دیگر ملزمان ہیں، انہیں بھی بری کیا جائے، جس پر جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا دیگر سے کیا مراد ہے؟ اس جرم میں 21,000 لوگ شامل تھے، اور 21,000 میں سے 188 لوگوں پر یہ مقدمہ پارلیمنٹ حملہ کیس کے حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی بریت کی درخواست ہے تو وہ تحریری طور پر درخواست دائر کی جائے تو اس پر عدالت مناسب فیصلہ کرے گی، لیکن 12 نومبر کو شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کو، پرویز خٹک کو، جہانگیر ترین کو، شوکت یوسفزئی کو، علیم خان کو اور شفقت محمود کے ساتھ دیگر جو پولیٹیکل فگرز ہیں انہیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ذاتی حیثیت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے، تاکہ ان پر فرد جرم کی کارروائی کو آگے